ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 17 मार्च। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ना, इसकी जब शुरुआत किया गया था 2018 में, तब भी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और उस समय यूपी पीसीएस 2018 के मेंस के जीएस पेपर सेकंड में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना था, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है राजनीतिक पार्टियां। मैं आपको पहले पेपर दिखाता हूँ। 2018 में जो क्वेश्चन आया था ना, वो कुछ इस प्रकार आया था कि चुनावी बॉन्ड क्या है। तो चुनावी बॉन्ड यही है। चुनावी बॉन्ड क्या है? क्या यह राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है? ये कब आया था? जीएस पेपर सेकंड की यूपी पीसीएस 2018 में। तो उसमें भी चर्चा में था। तो जाहिर सी बात है, जो करंट में चर्चा में होता है ना, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए हम ये जो क्वेश्चन को तैयार कराएंगे, इस क्वेश्चन को प्री प्लस मेन से पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कराएंगे। यहाँ से जितने भी फैक्ट हैं, आप इसको तैयार करके डायरेक्ट फाइल में लगा सकते हैं। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने राजनीतिक पार्टी से लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जारी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी में सर्वाधिक चंदा किसे मिला? तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इसका शुरुआत कब हुआ और इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और क्यों किया गया था और कैसे, इन सभी को आगे से बढ़ते जाएंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 2018 में किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब यह एक चुनावी बॉन्ड था जिससे राजनीतिक दल को चंदा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बॉन्ड को क्यों लाया गया था? तो इसलिए लाया गया था चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए, उसके साथ साथ काले धन को इस्तेमाल को रोकने के लिए। तीसरा, चुनाव आयोग चुनाव चंदे की निगरानी प्रॉपर कर सके, इसलिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया जाए। बस इसमें कंडीशन ये था कि इसमें गुप्त सूचना रखा, बट चुनाव आयोग उसकी निगरानी कर सकता था। तो किस प्रकार से लोग इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज करते थे, कैसे इसको यूज करते थे, तो इसको इसकी जो पूरी जिम्मेदारी दिया गया था, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया था। अगर आपको किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना है, तो सबसे पहले खरीदने वाला यहाँ पे बॉन्ड बना रहता था। 1,000 से लेके 1 करोड़ तक का बॉन्ड था। आपको जितना चंदा देना है, आप जाके एसबीआई बैंक से खरीदी करेंगे। उसके बाद उस बॉन्ड को ले जाके राजनीतिक पार्टी को दे देंगे। फिर राजनीतिक पार्टी उस बॉन्ड को ले जाके बैंक से अपने पैसों को ले सकता है। समझ गए? मतलब दो प्रोसीजर था। एक तो खरीदने वाला यहाँ से बॉन्ड लेंगे और खरीदने वाला चाहे जिस पार्टी को दे सकते हैं, अब वो चाहे बीजेपी, कांग्रेस, कोई पार्टी हो। उसके बाद यहाँ राजनीतिक पार्टी उस पैसे को यहाँ पे एसबीआई से पैसे निकलवा सकती है। तो विवाद कहाँ पे हुआ? यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। विवाद कुछ यूं हुआ कि जो यहाँ पे जो प्रयोग करने वाले थे, जो बॉन्ड खरीदने वाले थे, काले धन को सफेद करने में, क्योंकि यहाँ पे सूचना गुप्त रखा जाता था, तो काले धन को सफेद करने के लिए इसका प्रयोग करने लगे लोग। उसके साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाने लगा। तो इसी सब को लेके विवाद स्टार्ट था 2018 से ही। तो अभी हाल ही में 2024 को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया 15 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 91 का हवाला देते हुए ये फैसला सुनाया कि इसमें सूचना का जो अधिकार है, उसको मतलब यहाँ पे वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से इन्होंने 15 फरवरी को इसको, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसको असंवैधानिक घोषित किया। उसके बाद बोला कि इसको आज से बंद किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी अभी लोग चंदा दिए गए, उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, सार्वजनिक किया जाए। इन्होंने 15 फरवरी को 6 मार्च तक का डेडलाइन दिया एसबीआई को। जो ये फैसला प्रशांत भूषण जी इस पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके गए थे। समझ के उसके बाद 6 मार्च को जब पब्लिक डोमेन में लाने के लिए बोला गया था, तो 6 मार्च में ना जाके 4 मार्च को ही, 2 दिन पहले ही, एसबीआई एक याचिका जाहिर करता है सुप्रीम कोर्ट में। एसबीआई बोलता है कि हमको ये डेटा मिलान करने के लिए 30 दिन तक का समय चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे, ये तो पहली सुनवाई था, उसके बाद यहाँ पे सुनवाई 11 मार्च को होना था। सेकंड सुनवाई 11 मार्च को हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की टोटल दलीलों को सुना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए बोला कि आपके पास तो खरीदने वाला पूरा डेटा है और राजनीतिक पार्टी जो पैसा लिया उसका पूरा डेटा है, तो आप इसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? आपको इतना समय क्यों चाहिए? तो उन्होंने सीधा सीधा ये बोला कि आप 12 मार्च तक इसको सार्वजनिक करें, आपके पास इसके रोकने का कोई भी सबूत नहीं है। एसबीआई की तरफ से जो वकील थे वो थे हरीश साल्वे। उसके बाद क्या हुआ, 12 मार्च को इनको डेडलाइन दिया गया। एसबीआई ने भारतीय निर्वाचन आयोग को दे दिया पूरा डेटा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग 14 मार्च को डेटा पब्लिक डोमेन में आ गया, सार्वजनिक कर दिया डेटा को। उसके बाद ये पता चल गया कि सर्वाधिक चंदा खरीदने वाला कौन था, सर्वाधिक चंदा देने वाला कौन था और सर्वाधिक चंदा किसको मिला। तो सर्वाधिक चंदा जो मिला उसमें पहले नंबर पे बीजेपी है,
6060 करोड़, जो कि टोटल का 48% है। दूसरे पे तृणमूल कांग्रेस है, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी, 1609 करोड़। तीसरे पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1421 करोड़। तो टोटल पैसे का 48%, जो कि बीजेपी के पास ज्यादा है। और सर्वाधिक चंदा देने वाला कौन था? फ्यूचर गेमिंग होटल एंड सर्विसेज, जो कि 1368 करोड़ अकेले खरीद रहा है। दूसरा मेधा इंटरप्राइजेज, 800 करोड़। ऐसे बहुत सारी कंपनियां में है। अब यहाँ पे लोग, जाहिर सी बात है, ज्यादा पैसा बीजेपी के पास गया है, तो इन सब का मैक्सिमम पैसा तो इन्हीं के पास जाएगा। तो इसलिए इनके ऊपर यह आरोप भी लग रहा है कि जो मैक्सिमम पैसा ईडी सीबीआई के मतलब बल का प्रयोग करके यहाँ पे पैसा लिया गया है। बाकी इसका आगे एनालिसिस किया जाएगा अगर ऐसा कुछ आता है तो। बट यहाँ पे भी कुछ झोल हुआ, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये फिर से चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला तीसरी बार में कि चंदा देने वालों का जो यूनिक कोड है, अगर इसका यूनिक कोड बता दिए किस यूनिक कोड से खरीदा है और इसको किस यूनिक कोड से मिला है, तो लोग आपस में मिला कर सकते हैं। तो एसबीआई ने यूनिक कोड नहीं दिया। तो तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाते हुए बोला कि चंदा देने वाले को यूनिक कोड आपको बताना होगा। अब इसकी सुनवाई 18 मार्च को आने वाले समय में होगा। ये यूनिक कोड को अल्फा न्यूमेरिक कोड बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने ऐप एवं पहल से लिया हुआ है। हाल ही में एनआईए की कौन सी ऐप का उद्घाटन किया गया? एनआईए क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में हुआ था, क्योंकि 2008 में आतंकवादी घटना हुआ था, आपको पता होगा। उस आतंकवादी हमले को रोकने के लिए पूरे देश में कहीं भी आतंकवादी हमला ना हो, इसके लिए एनआईए की स्थापना किया गया, जिसके वर्तमान हेड कौन है? दिनकर गुप्ता। तो अभी एनआईए की एक ऐप, संकलन ऐप की शुरुआत किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जिसका मतलब था संकलन मतलब एक साथ लाना। तो जितने भी आपराधिक कानून हैं उन सभी को समूह करना। इसके साथ साथ एक पहल की शुरुआत किया गया, जिसका नाम है CCMS पहल, जिसका क्या काम रहेगा? इन सभी को मैनेजमेंट करने के लिए, क्या करने के लिए? आपराधिक जितनी मामला है उसको प्राधिकरण करने के लिए इसको शुरुआत किया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। ये नियुक्ति भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सीबीएसई का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? राहुल सिंह की, जो कि आईएएस थे। इसके पहले यहाँ के अध्यक्ष कौन थी? वो थी निधि छप्पर जी, जिनको वर्तमान में नीति आयोग के सलाहकार बना दिया गया। सीबीएसई का जो आदर्श वाक्य है वो है अस्तो मा सदगम, जिसका मतलब होता है हे भगवान हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए। ये तो हो गया एक सीबीएसई का अध्यक्ष। एक नियुक्ति और भी हुआ, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में था। भारतीय निर्वाचन आयोग के 2 अन्य आयुक्तों को नियुक्त किया गया। सबसे पहले समझते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। इसको 25 जनवरी 1950 की स्थापना किया गया था। इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें 3 लोग होते हैं मुख्य। एक तो मुख्य आयुक्त होते हैं, 2 अन्य होते हैं। मुख्य वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। देखो 3 लोग थे, एक अनूप पांडे, एक राजीव कुमार, एक अरुण गोयल। अनूप पांडे का तो कार्यकाल पूरा हो गया अभी हाल ही में। अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया, तो इन 2 पद खाली हो गया। तो इन्हीं दोनों पद पर नियुक्ति हुई। अनूप पांडे की जगह ज्ञानेश कुमार को, अरुण गोयल की जगह पे सुखविंदर सिद्धू को। राजीव कुमार तो वही है। तो वर्तमान में इन दोनों की नियुक्ति हुई। सबसे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। जो भारतीय निर्वाचन आयोग होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है चुनाव कराना। क्या सभी प्रकार के चुनाव? नहीं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा में एमपी का, राज्यसभा में भी एमपी का, उसके बाद एमएलए जो विधानसभा का होता है, फिर एमएलसी। ये सभी चुनाव कराता है भारतीय निर्वाचन आयोग। समझ गए? अगर बात करें कि इनकी जो नियुक्ति हुई किस आधार पर हुआ, इनकी नियुक्ति कैसे किया गया? इनकी नियुक्ति कुछ दिन पहले एक कानून आया हुआ था, जिसमें एक तो पीएम शामिल होंगे, उसके बाद अपोजिशन का लीडर शामिल होगा, उसके साथ साथ एक केंद्रीय मंत्री होगा। तो ये 3 लोग, वैसे तो मतलब यहाँ पे सरकार का ही बहुमत है, क्योंकि पीएम भी एक ही पार्टी के होंगे, केंद्रीय मिनिस्टर जो होगा वो भी एक ही पार्टी होंगे। तो यहाँ पे भी नियुक्ति पे भी आगे बहुत ज्यादा विवाद हुआ है, तो आप ये समझ लेना, हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया जो मुख्यतः चुनाव होता है। जो नगर पालिका और पंचायती राज का चुनाव होता है, उसकी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होता है। पंचायती राज की जो जिम्मेदारी है राज्य निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख 243 के में किया गया है। अगर नगर पालिका की बात करें, इसका उल्लेख 243 जेड ए में किया गया, मतलब 243 में किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग की। अभी हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री भी बने, जो कौन बने? मोहम्मद मुस्तफा। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वो है महमूद अब्बास। फिलिस्तीन अभी ज्यादा विवादों में था इजराइल को लेके। यहाँ पे इसका 2 क्षेत्र है, एक तो है गाजा पट्टी,
एक है वेस्ट बैंक। तो गाजा पट्टी में अभी अशांति के कारण यहाँ के जो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी हैं ये गाजा पट्टी के ही हैं, तो इसलिए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया जिससे गाजा पट्टी को पुनर्निर्माण किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। हाल ही में उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? इसमें 3 दिवस हमने शामिल किया हुआ है। अभी कब मनाया गया? 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1983 में किया गया था। इसका थीम क्या है इस बार का? इस बार का थीम है उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष एवं जिम्मेदार एआई आर्टिफिशियल। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार विश्व में 15 मार्च 1962 को पहली बार उपभोक्ता के संबंधित भाषण दिया गया था। किसके द्वारा? यूएसए, अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी के द्वारा। ये तो हो गया उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें, अपने देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब करते हैं सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। अगर यही राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें तो 22 दिसंबर को। अभी हाल ही में 15 मार्च को एक दिवस और मनाया गया, इस्लामोफोबिया दिवस। इस्लामोफोबिया क्या होता है? इस्लामोफोबिया जब मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव और पूर्वाग्रह मतलब पूर्व से ग्रसित होते हैं, पूर्वाग्रहों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और मुकाबला करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, जिससे लोग जागरूक हो सके और इससे बाहर निकल सके। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।